आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आपको पता है कि 2022 के लिए उत्तर प्रदेश ने जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसका समय निर्धारित कर दिया है, या यूं कहें कि आपके युद्ध का बिगुल बज चुका है। तो इस महायुद्ध में जाने से पहले बस ये दो बातें याद रखिएगा कि अगर दृढ़ संकल्प कर लिया है, यदि दृढ़ संकल्प कर लिया है कि विजय हासिल करना है, निश्चित करो कि तर्कस में कौन सा तीर शामिल करना है। दोस्तों, इस महायुद्ध में जाने से पहले आपके पास एक अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, एक अच्छी सी रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आप बेहतर नंबर गेन कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करें ताकि परीक्षा में आप बेहतर नंबर गेन कर पाएं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं उसको मैंने यहां पर नोट करके रखा हुआ है। हम बात करेंगे इस टाइम टेबल पर, और इस टाइम टेबल पर बात करने से पहले कुछ और पॉइंट हैं जो मैंने यहां पे नोट कर रखे हैं, आपको देख पा रहे होंगे यहां पे। इन तीनों पॉइंट को आधार मान करके ही हम इस टाइम टेबल पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी बच्चों में फील कर रहा हूं वो ये है कि बच्चों को काफी ज्यादा डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यूपी बोर्ड ने बहुत जल्दी परीक्षा का डेट निर्धारित कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपके इस डर को समझ सकता हूं, क्योंकि ये जिंदगी का पहला एग्जाम है और आप पहली बार बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, थोड़ा सा डर लगता है। बट इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि हाउ मेनी डेज यू हैव। क्या वास्तव में आपके पास ज्यादा दिन है, कम है, या जो आपने सोच रखा है वो वास्तव में सही है या गलत है, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे इसी टाइम टेबल को आधार मान करके। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स है। जब आप तैयारी करते हैं कि स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें आपको समझना होता है कि कौन से पेपर का लेवल क्या है, यानी कौन से सब्जेक्ट किस लेवल का है, और उसके आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी को काफी बेहतर बनाएंगे। और फिर अंत में बात करेंगे स्ट्रेटजी पर कि आखिर में कैसे हर एक सब्जेक्ट को तैयार करें, क्या क्या चीजें जरूरी है पर एक सब्जेक्ट के लिए, या किस प्रकार एक सब्जेक्ट दूसरे से अलग है, या फिर तैयारी करने का जो तरीका है वो किस प्रकार अलग हो सकता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अगर अपने पहले पॉइंट पर बात करूं, हाउ मेनी डेज यू हैव, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक ना। मैंने काफी प्रयास करने के बाद ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपके अंदर का जो डर है वो समाप्त हो जाए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि एक पॉइंट को समझना। अब जो आप टाइम टेबल पूरा देख रहे हैं, अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको रियलिटी का पता कुछ ऐसे चल जाएगा। देखिए, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज का जो डेट है वो 18 मार्च है, ठीक, 18 मार्च, 18 मार्च है आज का जो डेट, ठीक। और इसी को आधार मान करके हम सभी सब्जेक्टों का एक बार देखते हैं कि कितने कितने दिन वास्तव में हमारे पास हैं। सबसे पहले तो ये बात हमें समझना है कि 10 के जो बच्चे हैं वो ये मान कैसे चल रहे हैं कि सर 18 के बाद अभी अगर डेट देखा जाए पहले एग्जाम का तो वो 24 से स्टार्ट है। दोस्तों, ये केवल पहला डेट है एक सब्जेक्ट का, है ना, केवल हिंदी का डेट है 24 मार्च। उसके बाद के जो डेट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, 24 से और 18, यानी 18 से जो 24 के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है आपके 6 दिनों का, ठीक। तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास हिंदी के लिए 6 दिन है, ठीक ना। मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि बाकी के लिए कितना है, बट अभी हिंदी के लिए कितना दिन है, केवल 6 दिन बचा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो ध्यान से समझना होगा। अब आगे अगर मैं चर्चा करूं इस 18 मार्च को फिर से आधार मान करके, अगर आप यहां पर आर्ट का पेपर देखें तो आपके जो आर्ट या कंप्यूटर का पेपर है उसके लिए आपके पास बचे हुए हैं 10 दिन, है ना। आप डेट देख सकते हैं 18 मार्च से सीधे 28, यानी आपके पास लगभग जो है यहाँ पे 10 दिन आपके पास है, ठीक, 10 दिन यहाँ है। पहले हम डेट थोड़ा सा जो जितने भी दिन है हमारे पास उसको थोड़ा काउंट कर लेते हैं। फिर अगर इसी 18 को आप आधार मान करके आगे बढ़ते हैं और अगर आप चले आते हैं आपके सब्जेक्ट साइंस पे जो कि 4 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से समझें चीजों को तो यहां पर जो आपका टाइम है वो हो रहा है 17 दिनों का, ठीक ना, 17 डेज, 17 दिनों का टाइम है अभी आपके पास, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आखिर में ये डिस्कस क्यों कर रहा हूं। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। अब 18 मार्च को फिर आधार मान करके आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहां जो आप देख पा रहे हैं आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो 6 अप्रैल को है। और अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से आपके पास अभी इंग्लिश के लिए 19 दिन है ना, 90 डेज हैं, ठीक। फिर अगर आगे बात करें सोशल साइंस की, और फिर अगर आप तुलना करें आपके दिए हुए डेट 18 तारीख से, तो सोशल साइंस के लिए आपके पास बच रहे हैं अभी 21 दिन,
21 दिन। और सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे जो लास्ट का सब्जेक्ट है मैथ, अगर इसकी मैं बात करूं तो अभी आपके पास हो रहे हैं टोटल 24 डेज, यानी 24 दिन, ठीक ना। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये पर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम है। आप क्या है 18 से लेकर के सीधे 24 देख रहे हैं तो आपको 6 दिन का समय लग रहा है, ठीक। लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए तो टाइम अलग अलग है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपका लास्ट पेपर मैथ है, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली माना जा सकता है कि 1 महीने का टाइम है ना, लगभग 24 दिन आप मान सकते हैं कि लगभग 1 महीने, ठीक। तो लगभग 1 महीने का यहां पर टाइम आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये अभी टाइम है आपके पास, आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि बहुत जल्दी पेपर हो गया है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए आर्ट के लिए आपको 10 दिन का समय मिल रहा है, साइंस के लिए 17 दिन है, इंग्लिश के लिए भी 19 डेज है, सोशल साइंस के लिए 21 डेज और मैथ के लिए भी 24 डेज। तो एक काफी अच्छा खासा समय है। ये तो बात हो गई कि वास्तव में कितना टाइम है आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए। हमारा जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ कि आखिर में कितना समय आपके पास वास्तव में है। अभी बात करते हैं लेवल ऑफ सब्जेक्ट की, है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का है और किस तरह से आपको चीजों को ध्यान से समझना है और देखना है, और सब्जेक्टों को कैसे क्रम वाइज करके, यानी उनके डिफिकल्टी लेवल को समझते हुए उनको एक क्रमबद्ध तरीके में रखना है। जैसे अभी मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से समझने की चीज है। तो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की, तो मैं अभी ये कहूंगा कि आप तो 18 मार्च में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फिलहाल केवल अभी हिंदी की तैयारी करें, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी की तैयारी के लिए आपके पास 6 दिन पर्याप्त है, ठीक। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, तो जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो है आर्ट या कंप्यूटर का। तो दोस्तों जो ये आर्ट या कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इसके लिए आपके पास अभी 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक ना। और यहां ध्यान से समझ लीजिए, आर्ट में आपको स्टडी तो करनी नहीं है, कोई अलग से पढ़ाई थोड़ी करनी है आपको आर्ट के लिए, कोई अलग से मेहनत नहीं करना है। इसका मतलब जो आर्ट का टाइम है वो समय बचा करके आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को दे सकते हैं जो आपका कमजोर हो, जो वीक हो, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस की या फिर इंग्लिश की, सोशल साइंस की या फिर मैथ की, ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़े से टफ हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो जितना भी समय आपके पास बच रहा है आर्ट में, वो समय उठा करके आप किसको दे सकते हैं, इन बाकी 4 सब्जेक्ट को, ठीक। कट करिएगा जो खोखी। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूं यहां पे आर्ट या कंप्यूटर की, तो देख पा रहे हैं 28 मार्च को है, ठीक ना। और एक चीज यहां समझने वाली है, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आर्ट पढ़ते हैं, जो कि यूपी के खासकर अधिकतर बच्चे यही सब्जेक्ट लेते हैं, तो इस केस में देखा जाए तो आपको स्टडी नहीं करनी है। तो मैं अगर आर्ट सब्जेक्ट को लेकर के बात करूं, तो हिंदी के बाद जो आपका दूसरा पेपर आर्ट है, यहां आपको स्टडी करना नहीं है। यानी अब इन दोनों के बीच में, यानी 24 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपको जो समय मिल रहा है वो कितने दिन का है, 4 दिनों का, ठीक, जिसमें आपका आर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं कोई स्टडी नहीं करनी है, आप आर्ट की तैयारी थोड़ी करेंगे अलग से। उसके बाद का जो तीसरा सब्जेक्ट वो है साइंस। अब जरा यहां का भी समय देखिए, 28 से लेकर के 4 मार्च, यानी 28 के बाद आप अगर समय गिनने की कोशिश करें तो 29, 30, 31, ये 31 का मंथ है तो 3 दिन यहां हो गए और 4 दिन आपके आगे मिलते हैं, तो लगभग यहां पे मिलते हैं आपको 7 डेज। तो दोस्तों अगर ध्यान से इसको समझा जाए तो हिंदी के बाद सीधे आपको साइंस का पेपर देना है, जिसका लेवल थोड़ा सा टफ है। और अगर मैं बात करूं तो इन दोनों सब्जेक्टों के बीच में, मैं यहां इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, हिंदी से लेकर के और साइंस तक, इन दोनों सब्जेक्टों के बीच में आपको जो टोटल टाइम मिल रहा है वो है 11 दिनों का। ये बात समझ में आ रही है? 11 दिनों का आपको टाइम मिल रहा है, कहां से कहां तक, हिंदी से लेकर के साइंस तक। आपको अच्छे से पता है ना कि आर्ट की पढ़ाई आपको नहीं करनी है, बट अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए कम हो सकता है, ठीक ना। तो 11 दिन का समय आपको यहां मिल ही रहा है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश या फिर सोशल साइंस या फिर मैथ, ये थोड़े नजदीक हैं, बट यहां तो आपको भरपूर टाइम मिल रहा है। अब इस 11 दिनों में आपका जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो, जैसे मान लीजिए साइंस है या फिर इंग्लिश है
या सोशल साइंस है या फिर मैथ है, इन चारों में जो भी डिफिकल्ट हो आप उसको समय दे सकते हैं, ठीक ना। और एक पेपर देने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो पेपर दे चुके हैं उसका टेंशन लेकर के फिर से अगले पेपर की तैयारी मत करिए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। तो अगर बात करें साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस या फिर मैथ की, तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं 11 दिन के अंदर आपका जो टाइम है उसमें आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप साइंस या इंग्लिश को एक साथ कवर कर सकते हैं इन 11 दिनों में। आप साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश को साथ में लेकर चल सकते हैं इन दिनों के बीच में। या ऐसे भी हो सकता है कि आपका साइंस स्ट्रांग है या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक और स्ट्रांग है, तो आप चाहें तो इंग्लिश या सोशल साइंस को लेकर चल सकते हैं। या तो आप इंग्लिश पढ़िए या तो एसएसटी पढ़िए, या अगर ये भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, मतलब इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप मैथ और सोशल साइंस को लेकर के चल सकते हैं। आप या तो मैथ पढ़ लीजिए और साथ ही साथ एसएसटी की तैयारी कर लीजिए, ठीक, 11 दिनों के बीच में। तो काफी अच्छा खासा समय आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको मैं इस पूरे टाइम टेबल का बताऊं वो है बच्चों ये है ना, मैथ, जिसका खौफ बच्चों में अधिकतर देखा जा सकता है। जिस दिन मैथ का पेपर होता है आप फील कर सकते हैं, जब होम एग्जाम होते हैं तब भी मैथ का एक अलग रुतबा रहता है, एक अलग डर रहता है बच्चों में कि यार मैथ को कैसे सॉल्व कराएं। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान जो चीज आपको दिखाई दे रही है, सबसे आपके लिए बेनिफिशियल चीज जो दिखाई दे रही है वो है आपका मैथ। वो कब है आपका 12 अप्रैल को। और जरा डेट देखिए ना, 18 मार्च से लेकर के सीधे 24 दिन के 24 दिन का समय जो है वो आपके पास है। आपका पेपर होना है 12 अप्रैल को, लगभग माना जा सकता है 1 महीने है। तो क्या ये एक अच्छा खासा टाइम टेबल नहीं है? बीच में आपको यहाँ पर आर्ट में भी गैप मिल रहा है, जिसके लिए आप साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस या चाहे तो मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा टाइम टेबल है, काफी बेहतरीन टाइम टेबल आपके लिए मिला हुआ है, काफी बेनिफिशियल है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक ना। जिंदगी की पहली और आखिरी परीक्षा बनाइए और जीवन में सबसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करिए इस परीक्षा में, क्योंकि आपके जीवन का ये सबसे पहला कदम है। तो दोस्तों आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने समय बचे हुए हैं, आपका कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर एक बार मैं इन शॉर्ट समझा सकता हूं आपको कि हिंदी से लेकर के साइंस के बीच में जो आर्ट बीच में आ रहा है, आर्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 11 दिन का समय है। आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी इन 11 दिनों के बीच में कर सकते हैं। समय का भरपूर उपयोग करिए और बेहतर परफॉर्मेंस करिए दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने दिन बचे हैं और लेवल क्या है हर एक सब्जेक्ट का और किस प्रकार से तैयारी करनी है। अभी बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जिसको फॉलो करके आप परीक्षा में लगभग 95% तक मार्क ला सकते हैं, ठीक। मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर पीछे लिखी हुई है। अब एक एक चीजों का हम जो डिस्कशन करेंगे और ये उसी आधार पर है जो मैंने पहले भी 2 टॉपिक समझाए हैं, ठीक ना। यानी बीच में कितने दिनों का गैप है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम समय अच्छा खासा दे सकते हैं, सभी चीजों की डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल अब एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आपके पहले परीक्षा की, जिस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 24 मार्च को आपका हिंदी है, ठीक, और जो अगला पेपर है वो आपका आर्ट है। अब यहाँ पे 3 दिन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 25, 26 और 27 आपको यहाँ पर 3 दिनों का गैप मिलता है। अब आर्ट पेपर में आप 3 दिन तैयारी नहीं करेंगे, ठीक, सफिशियंट टाइम है आपके पास। ये 3 दिन कहीं न कहीं बोनस टाइम है, तो आप इन 3 दिनों में कोई आर्ट की तैयारी तो करेंगे नहीं। जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनके लिए भी 1 दिन पर्याप्त है। तो इन 3 दिनों का जो यूज है हम उन सब्जेक्टों में करेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पर 25 और 26 जो 2 दिन बच रहे हैं वहां पर मैंने रखा हुआ है साइंस को, ठीक। वो इसलिए क्योंकि जो आपका अगला पेपर है वो साइंस है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बनी रहेगी, यानी अगले सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों सब्जेक्टों से लेवल इसका थोड़ा सा हाई है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज यहाँ पर साइंस में जो आप तैयारी करेंगे, तो आप जानते हैं ना साइंस के अलग अलग पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर मैं बात करूं जो बच्चे मैथ साइड से पढ़ते हैं उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा नेचुरल होता है, थोड़ा सा व्यवहारिक होता है। बट अगर बात करें बायो की तो बायो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो जो भी टॉपिक आपके रह जाते हैं बायो में, 25 और 26 का समय देकर के आप साइंस के बायो वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं, ठीक। तो आपने 25 और 26 को न्यूट्रलाइज कर दिया साइंस सब्जेक्ट को लेकर के और बायो पोर्शन पर ध्यान देते हुए।
ये बात आपको समझ में आ गई। तो 25 और 26 का हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब बात करते हैं 27 तारीख की, यानी 27 मार्च। अब देखिए 28 को आपका पेपर है, तो एक दिन पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे आर्ट वाले बच्चे जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कलर लेकर के, या जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो थोड़ी सी थ्योरी जो होती है कंप्यूटर की उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो काफी ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। तो मात्र एक दिन की तैयारी से आप अगले पेपर में पहुंच जाते हैं, यानी आर्ट या कंप्यूटर की। अब दोस्तों आर्ट या कंप्यूटर का जो पेपर है वो 28 तारीख को है, 28 मार्च को आप फ्री हो जाएंगे। 28 के बाद दोपहर तक, है ना, दोपहर तक आप फ्री हो जाते हैं। तो दोपहर से लेकर के और रात तक का टाइम पूरा, और उसके बाद जरा यहाँ पर दिन आप देख पाए तो 1 2 3 4 5 6 और एक दिन इसको भी हम ऐड करते हैं, तो टोटल आपके पास होते हैं 7 डेज, है ना। कितना दिन है आपके पास? 7 दिन। दोस्तों आप 7 दिन में आपका अगला पेपर साइंस, और 2 दिन यहाँ आपने साइंस को दिया है, तो आप साइंस को टोटल 9 दिन दे रहे हैं ना। अब एक सब्जेक्ट को इतना ज्यादा समय देने की क्या आवश्यकता है? तो जो आपके 7 दिन आपके बच रहे हैं उसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, कि किस प्रकार इस 7 दिनों को मैनेज करें ताकि बाकी जो सब्जेक्ट हमारे डिफिकल्ट हैं वो भी कवर हो पाए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि अगर हमें साइंस का पेपर देना है तो जिस दिन पेपर है, यानी 4 अप्रैल को पेपर है, तो हमें लास्ट के 3 दिन तो देने ही पड़ेंगे, वो बिल्कुल नेचुरल है। तो जो 3 दिन यानी पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख, अगर अप्रैल की हम बात करें 1st, 2nd और 3rd अप्रैल को, तो वो आपको देना होगा साइंस को। एक बात आपको अभी भी याद है कि ऊपर आपने यहाँ पे बायो को एक बार रिवाइज किया हुआ है, ठीक ना। तो दोबारा बायो पे मेहनत नहीं करना बहुत ज्यादा, आप यहाँ पर मेहनत करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। ठीक, साथ ही साथ जो बायो है एक बार फिर से फाइनली रिवाइज करेंगे। मैंने कहा ना, आप यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है केवल रिवाइज करेंगे, बायो को आपने पहले से रिवाइज कर रखा है। तो दोस्तों आपने जो 3 दिन का समय है वो दे दिया है साइंस को। अभी 7 दिन थे, 3 दिन आपने यहाँ पर अगर निकाल दें तो आपके पास अभी भी बचते हैं 4 दिन। और आपके जो सब्जेक्ट हैं उनका अगर लेवल देखा जाए तो आपके पास अभी 3 सब्जेक्ट आगे बचे हुए हैं, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ। और इन तीनों सब्जेक्टों का लेवल देखा जाए तो जो इंग्लिश है और या जो मैथ है, ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से पढ़ने लायक हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सोशल साइंस जो है वो गड़बड़ सब्जेक्ट है या फिर बहुत जी है इजी सब्जेक्ट है, बट अगर बात की जाए लेवल की तो इंग्लिश और मैथ का लेवल थोड़ा हाई है। अब यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, जो आपके पास यहाँ पे 4 दिन बचे हुए हैं, आप 28 को पेपर देके आएंगे, यहाँ पर फ्री रहेंगे, तो 28 तारीख और 29 तारीख यानी 2 दिन, 28 मार्च और 29 मार्च को आप यहाँ पर चाहें तो मैथ पढ़ सकते हैं। देखिए मैथ के थोड़े से अलग अलग चैप्टर में कुछ अलग अलग लेवल है डिफिकल्टी का, उस चीज को समझते हुए आपको पढ़ना है। जैसे बात करें ज्योमेट्री की तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है, और वो कहीं न कहीं मैथ का एक अलग पोर्शन बन जाता है जिस पर आपको अलग से वर्क करना पड़ता है। बाकी जो पोर्शन बचते हैं उसको आप यहाँ अभी समय है, इसके मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। मैथ के जो है वो जो डिफिकल्ट पोर्शन है, यानी आप कहा जाए ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो उसको यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं, यानी 2 दिन आप समय दे सकते हैं मैथ को, ठीक, और 2 दिन आप समय देंगे इंग्लिश को। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां मैंने ऊपर मैथ क्यों रखा है और नीचे इंग्लिश क्यों रखा हुआ है, क्योंकि फिर वही बात है कि फ्लुएंसी बनी रहे। आप साइंस के बाद किस चीज का पेपर देने वाले हैं? इंग्लिश का। तो मैथ तैयारी करने के बाद जब आप इंग्लिश पे बढ़ेंगे तो यही इंग्लिश का पेपर जाके आपको आगे देना है, ठीक ना, तो एक फ्लुएंसी बनी रहेगी। अब दोस्तों यहां पर इंग्लिश में भी आपको क्या तैयार करना है? ग्रामर। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर आप ऐसे पढ़ पाएंगे। तो आपने देखा जो 7 दिन आपके बैठे हुए थे उसमें आपने मैथ, इंग्लिश और साइंस को कवर कर लिया है, ठीक। अभी हम पहुंच जाते हैं 4 अप्रैल को, यानी साइंस का जिस दिन आपका पेपर होगा। तो 4 अप्रैल को जब आप पेपर दे करके आएंगे तो 4 अप्रैल यानी एक दिन यहाँ, और ठीक 5 अप्रैल एक दिन यहाँ, यानी आपके पास यहाँ बचते हैं टोटल 2 दिन। और इन 2 दिनों में आप तैयारी करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि आपने ग्रामर पहले ही कवर कर रखा है, ठीक। तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करेंगे और ग्रामर को फाइनली रिवाइज करेंगे। तो 2 दिन आपके पास समय मिलता है इंग्लिश को रिवाइज करने का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें अगर इंग्लिश की, तो जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर देंगे वो डेट होगा 6 अप्रैल, ठीक। 6 अप्रैल को आप पेपर देंगे इंग्लिश का। और अगर आप ध्यान से फिर समझ पाए तो 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल यानी
3 दिन आपके यहाँ जो है आपके पास फिर बचते हैं और इन 3 दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी खासी तैयारी सोशल साइंस की। ठीक, तो इन 3 दिनों में आप क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल साइंस बेहिचक पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट आपको इस बीच में नहीं पढ़ना है। ठीक ना, तो 3 दिन आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त मैं मान सकता हूं कि आप सोशल साइंस की तैयारी 3 दिनों में कर जाएंगे। तो दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी की हिसाब से हम पहुंच चुके हैं 9 अप्रैल तक। ठीक ना, तो जब 9 अप्रैल को आप सोशल साइंस का पेपर दे करके आएंगे तो फिर वही बात है कि 9 अप्रैल का पूरा दिन और एक रात आपके पास होगा, साथ ही 11 और 10 और 11, यानी यहां पर भी 9, 10, 11, यानी आपके पास फिर बच जाते हैं 3 दिन का समय। और ये 3 दिन का जो समय है वो किसके लिए है? मैथ के लिए। ठीक, और आप यहां पर जान पा रहे हैं कि जो मैथ वाला पोर्शन है आप यहां पर भी कवर किए हुए हैं। 2 दिन पहले आपने मैथ पढ़ा हुआ है और फिर आप 3 दिन यहां दे रहे हैं, यानी 2 दिन यहां और 3 दिन यहां, तो टोटल अगर बात करें तो आप मैथ को दे रहे हैं 5 डेज। तो दोस्तों क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि 5 दिन का जो समय है वो काफी ठीक ठाक है मैथ के लिए, आप एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो जो टोटल स्ट्रेटेजी थी वो मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है कि किस प्रकार सब्जेक्ट के लेवल को ध्यान देते हुए और बीच में जो गैप है जो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी उसके आधार पर ये पूरी आपकी स्ट्रेटेजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें तो आप परीक्षा में 95% मार्क तक ला सकते हैं। ठीक ना, अंतिम दिनों में ये जो तैयारी है वो आपको एक बेहतर रणनीति की तरफ ले जाएगी, बेहतर मुकाम की तरफ ले जाएगी। और दोस्तों पूरा जो आपका ये स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, मैं फिर ये सोच रहा हूँ या उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। मिलेंगे फिर से आपके साथ एक फ्रेश नई वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।